अब बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ा है, ये भी पढ़ चुके कि सिंपल एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये बचपन में पढ़ा था। एक दीवार है सपोज, यहाँ पे एक वॉल है, उस पर एक इंसान यहाँ पे ऐसे धक्का मारता है, उस पे जो फोर्स, इसने दीवार को धक्का मारा तो दीवार भी उस पर इक्वल एंड अपोजिट धक्का मार रही है। अगर ये दीवार को हिट करता तो इसके हाथ में भी तो दर्द होता है ना, वो हाथ में दर्द क्यों हो रहा है? वो हाथ में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि दीवार से भी उसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिल रही है। ये बंदा जो है ये दीवार पे धक्का लगा रहा है, दीवार इस पे, अगर इसने एफ फोर्स लगाई है यहाँ पे तो इक्वली रिएक्शन मिलेगा एफ फोर्स का वापस, ठीक है। यहाँ पे एफ फोर्स लगाई है तो इक्वल रिएक्शन मिलेगा एफ फोर्स का वापस इस बंदे में, ठीक है। और आपको ये याद रखनी है कि ये रिएक्शन और एक्शन फोर्सेस सेम इंसान पे नहीं लगती। अगर एक्शन फोर्स इस पे लग रही है तो रिएक्शन फोर्स इस पे लग रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत बहुत कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ये आपको याद रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट पे कभी एक्शन और रिएक्शन फोर्स साथ में नहीं होती है, ठीक है। एक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे होता है, रिएक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे होता है। यहाँ पे इसका ये एक्शन होगा और इसका ये रिएक्शन होगा। और ये चीज भी याद रखनी है, ये चीज भी समझनी है कि एक्शन और रिएक्शन में कोई टाइम लैग नहीं होता। मतलब आप ऐसे, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक्शन पहले हुआ कि रिएक्शन पहले हुआ, नो, आप जवाब नहीं दे सकते। साइमल्टेनियसली होता है, इंस्टेंटेनियसली होता है उसी वक्त। ऐसा नहीं कि एक्शन पहले होगा फिर रिएक्शन हो गया, नो, नैनो सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है, वो जस्ट इंस्टेंटेनियस है, उसी वक्त साइमल्टेनियसली, बिल्कुल साइमल्टेनियसली एक्शन और रिएक्शन लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि पहले एक्शन फिर रिएक्शन, नो, एक्शन और रिएक्शन हैपेंस एट द सेम टाइम एंड एक्शन एंड रिएक्शन हैपन ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये देखिए लिख रखा है मैंने, internal forces acting within a body cannot cause a change in its state. The change in its state can be caused by applying an external force. ये हमने पढ़ा है। If the same force is applied on two bodies of different masses for the same time, then the change produced in the momentum of the body is also same. ठीक है। F क्या है? dp by dt, F dp by dt है ना। अगर सेम फोर्स लगा रखी है दो बॉडी पे, मास डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपने दो बॉडी पे सेम फोर्स लगाई लेकिन मास डिफरेंट है, एट द सेम टाइम एंड द चेंज प्रोड्यूस्ड इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो सेम। क्या बोल रहा है? ये dp है इज इक्वल टू एफ dt, या f भी दोनों पे सेम है, dt भी सेम है, तो ये कह रहा है चेंज इन मोमेंटम सेम होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई मास का जिक्र ही नहीं है, जो मास वाली टर्म है वो मोमेंटम के अंदर है, ठीक है, ना इसमें है ना इसमें है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मोमेंटम चेंज दोनों का सेम रहेगा। अगर फोर्स और टाइम, जो टाइम लग रहा है, दे रहा है ना फॉर द सेम टाइम, मासेस फॉर द सेम टाइम, सेम टाइम 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के लिए उस पर भी फोर्स लग रही है, 2 सेकंड के लिए उस पर भी फोर्स लग रही है, सेम टाइम तक फोर्सेस लग रही है, तो चेंज इन मोमेंटम सेम होगा चाहे डिफरेंट मासेस हो। ओके, थर्ड पॉइंट, द पेयर्ड फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक बॉडी पे नहीं लगती एक्शन रिएक्शन, डिफरेंट बॉडीज पे लगती है। There is no way one of them can balance the other one. Okay? तो ऐसा नहीं है कि एक बॉडी है, इसने कुछ फोर्स लगाई, इस पे वापस फोर्स लग गई इसी पे ही और बैलेंस हो गया, फोर्स कट गई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये किसी पे फोर्स लगा रही है और वो इस पे फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स बैलेंस्ड आउट नहीं हो सकती, है ना। इसने फोर्स लगाई, इस पे जो इसने फोर्स लगाई, ठीक है, ये वॉल है, इस पे इसने फोर्स लगाई, वॉल जो एक्शन है वो वॉल पे हुआ और जो रिएक्शन है वो बॉडी पे हुई है, तो बैलेंस तो तब होती है ना जब इसी पे ही, इस पे जो फोर्स लग रही है एक्चुअली वो वॉल की तरफ से लग रही है ना, तो इस पे तो फोर्स लगेगी। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दो फोर्सेस बैलेंस हो गई, नहीं, क्योंकि ये वाली फोर्स जो लग रही है वॉल पे लग रही है और ये वाली जो नीचे वाली फोर्स है वो बॉडी पे लग रही है, तो डिफरेंट फोर्सेज है, ठीक है। तो अब ऐसा देख लीजिए कि इस पे कुछ फोर्स लगी और इस पे कुछ फोर्स लगी और बैलेंस आउट नहीं है फोर्सेस। इस पे पीछे की तरफ धक्का लग रहा है, इस पे आगे की तरफ, वॉल के ऊपर आगे की तरफ धक्का लग रहा है, तो ये कभी बैलेंस आउट नहीं कर सकती क्योंकि एक्शन रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है। इट इज अ रॉन्ग इंप्रेशन दैट एक्शन कम्स बिफोर रिएक्शन, नोप, ये साइमल्टेनियसली होता है, दैट इज द एक्शन इज द कॉज एंड द रिएक्शन इज द इफेक्ट। ये एक रॉन्ग इंप्रेशन है, एक्चुअली दोनों साइमल्टेनियसली लग रही है, ऐसा नहीं है कि एक्शन पहले फिर रिएक्शन, नोप, दोनों सेम टाइम पे। ओके, द फैक्ट इज दैट दीज फोर्सेस एक्ट एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी वक्त दोनों लग रही है साथ साथ। ओके, चलिए,
ओके तो ये था बेसिकली, हमने 3 लॉ डिस्कस कर लिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ कि एक बॉडी है वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहती है, बेसिकली रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मतलब एक सेम वेलोसिटी में मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी में मूव करना चाहती है अनलेस एंड अनटिल उस पे फोर्स लगा दो आप कोई। सेकंड है इन शॉर्ट F = dp/dt, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थर्ड क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे 3 लॉज हो गए। अब देखिए अब क्या है, अब हम इन लॉज को यूज करके कुछ डेली लाइफ के सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज एक हमारा टेबल है यहाँ पे और इस पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, टेबल है उस पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये टेबल है, ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये अर्थ है, मतलब ये अर्थ का सरफेस है। अभी जो अर्थ का सरफेस है, ऑफ कोर्स अर्थ है, ये पूरा कर्व्ड होगा और सेंटर की तरफ फोर्सेस लगती है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी एक अर्थ की तरफ से वो mg फोर्स है। ठीक है, ये आपको पता है ना। अब देखिए अब ऐसे क्वेश्चन है ना, अब ताकि हौच पोच ना हो कुछ, तो हम एक FBD बनाते हैं। FBD का मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब उसमें अगर सिर्फ इस पे फोर्सेस का डिस्कशन हो रहा है तो ये हटा दो। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसके लिए आपको ये m, और अगर आपको टेबल पे डिस्कस करना तो टेबल को बना दो, टेबल का मास कैपिटल M ले लेते हैं। ठीक है, M ले लिया हमें मास। अब देखिए इस पे एक सेंटर की तरफ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड इस पे फोर्स लग रही है, तो उसको तो नीचे चले जाना चाहिए, है ना। फोर्स नीचे की तरफ है, इसको नीचे चले जाना चाहिए, नहीं बट यहाँ टिका हुआ है टेबल के ऊपर। क्यों टिका हुआ है? तो ये टेबल इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को जो भी अर्थ हमारे मतलब सरफेस है, ठीक है, सरफेस है यहाँ पे, और सरफेस जो एक्चुअली फोर्स लगा रहा है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। सरफेसेस फोर्स लगाते हैं, अर्थ लगा दिया, अर्थ पे कोई चीज पड़ी है वो फोर्स लगा रहा है, कोई सरफेस है वो फोर्स लगा रहा है, उसको हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे n से। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है n1 बोल देते हैं। ठीक है, टेबल जो है इस पे n1 फोर्स लगा रहा है, और ये n1 और mg बैलेंस हो रहा है, इसलिए तो ये जा नहीं रहा कहीं, ये वहीं बैठा है आराम से। तो यानी कि यहाँ पे टेबल को कुछ सरफेस है जो उस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, या भी इक्वल लेंथ का बना लीजिए कोई नहीं। ठीक है, तो इन शॉर्ट n1 जो है वो mg के इक्वल है। ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इससे क्लियर हो गया। ठीक है, अभी टेबल है, सपोज इसका मास m है। अब देखिए यहाँ पे अब आप ये देखिए, ये यहाँ पे अपना मास है, अर्थ इस पे फोर्स लगा रहा है mg, अर्थ लगा रहा है ना वर्टिकली डाउनवर्ड, ये अर्थ लगा रहा है इस पे, तो ये भी अर्थ पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा ऑफकोर्स, है ना। ऐसा तो होता नहीं है कि अर्थ हम पे फोर्स लगा रहा है, हम भी अर्थ को इक्वली अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, बट हम नीचे एक्सेलरेशन में आते हैं, हम अच्छी सी एक्सेलरेशन g = 9.8 मीटर/सेकंड² की तरफ, अर्थ की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मास कम है, अर्थ का मास हमारे कंपैरेटिवली इतनी ज्यादा है कि उसकी एक्सेलरेशन ना बराबर है। ठीक है, तो वो हमारी तरफ नहीं मूव करके हम हवा में हो जाएंगे, अर्थ को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फोर्स इक्वल है बट एक्सेलरेशन नहीं अर्थ की, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। ठीक है ना, फोर्स = m है ना, उसका इनर्शिया ज्यादा है इसलिए उसकी एक्सेलरेशन कम है, सेकंड लॉ ये बोलता है। तो ये तो अर्थ ने इस पे लगाई, तो इसने भी अर्थ पे लगा रखी है, बट वो हम अर्थ पे क्या फोर्स लग रही है वो नहीं डिस्कस करेंगे कि अर्थ को कितनी फोर्स में हम खींच रहे हैं, हम इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये n1 फोर्स लगाया है इस सरफेस ने, इस पे स्टेबल है, इस पे n1 फोर्स लगाया है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ यहां से कुछ एक्शन आया है यहां से, और एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगती है। तो अगर टेबल पे यहाँ कुछ n1 फोर्स लगाया है इस चीज पे, तो ये भी तो कुछ फोर्स लगाएगा टेबल पे, और वो फोर्स क्या होगी, वो सेम होनी चाहिए n1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये n1 है, इस पे n1 फोर्स लगेगी। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जांपल्स पढ़े थे ना 9th स्टैंडर्ड में। एक बुलेट है, गन ले ली, गन में से बुलेट बाहर स्पीड में निकली, है ना, ये सब हमने करा था ना, है ना, कि अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती हैं वापस की तरफ। ठीक है, अगर गन है उसमें से बुलेट बाहर निकल रही है तो
गन को एक पीछे की तरफ जर्क मिलेगा, है ना। तो वो क्या हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से होगी कि क्योंकि वहां पे जब एक जो बुलेट है वो आगे की तरफ गई है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी गन पे और वो पीछे की तरफ जर्क मारेगी, है ना। इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस लगी, ये हमने पढ़ा ही था। ये भी बता दिया आपको कि आपने सपोज सपोज ये मैंने यहाँ पे ऐसे हिट करा तो मेरे हाथ पे जो मैंने यहाँ पे हिट करा तो इस पे तो फोर्स लगी बट इस पे भी कुछ दर्द हुआ ना, क्योंकि इस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, ठीक है। ये न्यूटन थर्ड लॉ है। तो यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, यहाँ पे अगर ये जो टेबल है ये ब्लॉक को ऊपर N1 फोर्स लगा रही है तो ये जो ब्लॉक है ये भी इस पे कुछ N1 फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब अगर वो ऊपर की तरफ लगा रहा है तो वो नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि ब्लॉक पे भी N1 फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, ये, ठीक है, ओके। अब ये जो ब्लॉक है, अब ये भी तो, अब इसको भी तो अर्थ खींच रहा है कुछ और इसका मास m है तो mg फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। और अब ये देखिए, अब दो फोर्सेस नीचे की तरफ है इस टेबल पे, दो फोर्सेस नीचे की तरफ, तो इसको नीचे चले जाना चाहिए, नहीं जा रहा ना, वहां खड़ बैठा हुआ है। क्यों, क्योंकि अब अर्थ भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, वो N2 फोर्स है। एंड ऑफ कोर्स ये जो अर्थ है, अगर यहाँ पे अर्थ की अगर मैं पूरा सरफेस की बात करूं तो यहाँ पे N2 फोर्स लग रही है वापस की तरफ, ठीक है। तो ये अर्थ जो है बेसिकली सरफेस, ये जो हमारा नीचे का सरफेस है, जमीन हो गई, ये N2 फोर्स लगा रहा है इस बड़े ब्लॉक पे, ठीक है, ठीक है। तो बैलेंस आउट करना चाहे तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हैं इस ब्लॉक के लिए अगर बोलना चाहे कि N1 प्लस mg दोनों जो नीचे की तरफ है, सॉरी कैपिटल mg इज इक्वल टू N2, है ना। और N1 क्या है, स्मॉल mg प्लस mg इज इक्वल टू N2। तो N2 क्या हो गया, m प्लस m इंटू जी, है ना, ये आ गया ना। तो इसी तरह आप निकाल सकते हैं, N2 निकल गया, N1 निकल गया, इधर से आप निकाल सकते हैं ना। तो ये देखिए हमने न्यूटन लॉज लगाया, ma फोर्स ma होता है, ये सेकंड लॉ लगाया हमने यहाँ पे, है ना, mg जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये n इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लॉज है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके। तो अब मैंने जो आपको बोला था कि फ्री बॉडी जो आप वहां पे कॉन्स्टेंट्स नहीं होते, वहां पे आप इसको अलग अलग कर देते हैं, उसका कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, हम बहुत सारे केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, अ पावरफुल टूल फॉर एनालाइजिंग फोर्स प्रॉब्लम इज द फ्री बॉडी डायग्राम, द FBD, इसको हम FBD बोल देते हैं। तो FBD को बोलते तो कंफ्यूज मत होना, FBD मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। सिंप्लीफाइज द प्रॉब्लम बाय आइसोलेटिंग द स्टडीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट से उसको आइसोलेट कर लो। ऑन दिस डायग्राम वी ड्रॉ ओनली द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस पे कौन सी फोर्स लगी, जैसे हमने वो स्मॉल m फोर्स लगाया था, इस पे अर्थ की तरफ से ये mg फोर्स लग रही है और सरफेस की वजह से N1 फोर्स लग रही थी, है ना। तो इस पे जो फोर्सेज लग रही हैं वही फोर्सेज हम बनाते हैं, ठीक है। एनी फोर्स जनरेटेड बाय द फोर्स इटसेल्फ इज एक्सक्लूडेड, ये जो फोर्स लगा रहा है किसी पे, ये अगर इस पे N1 फोर्स लग रही है, अगर मैंने बोला ना कि इस वो जो नीचे टेबल है वो इस पे N1 फोर्स लगा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये भी तो उस पे कुछ N1 फोर्स लगा रहा होगा, बट ये जो फोर्स लगा रहा है उस पे वो तो हमने नहीं बनाई ना यहाँ पे। तो इस पे FBD में जो ऑब्जेक्ट है उस पे कौन सी फोर्सेस बनाएंगे, जो उस पे लग रही है। जो ये लगा रहा है किसी और पे वो फोर्सेस नहीं लगाएंगे, ये जो उस पे लगा रहा है वो उस पे लगेंगे, ठीक है। तो ये जिस पे किसी पे फोर्स लगा रहा है वो एक्सक्लूड कर देंगे FBD में सिर्फ जो इस पे लग रही है फोर्सेस वो हम रखेंगे, ठीक है। The forces on the diagram are always drawn pointing away from the object we are studying. तो यहाँ पे जो भी आप ये ब्लॉक बनाएंगे pointing away from the object, जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे सपोज ये pointing away, ठीक है, ठीक है। तो ये आप ऐसे फोर्सेस बनाएंगे कि जैसे pointing away from the object we are studying, जैसे ये N1 हो गया, ये ऊपर की तरफ लग गया, और mg हो गया नीचे की तरफ, pointing down, अवे पॉइंट हो रहा है ना, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट, ये जो टॉपिक है ये हम अगली क्लास में अपना पढ़ते हैं। तो अगली क्लास में हम यही जो डिस्कशन है FBDs बनाना और ये सब, और कैसे इन चीज़ों से फिजिकल चीज़ें होती, फिजिकल हम कितना ऑब्जर्व करते हैं, कैसे फोर्सेस लग रही है, मोशन कैसे हो रहा है, इन सबको हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आपको ये बता दूं, काइनेमैटिक्स में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था
स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन, वहां हम सीधा इक्वेशन लगा रहे थे, चीजें निकाल रहे थे, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, हमें कॉज नहीं पता था। वहां एक्सेलेरेशन हो रही है, एक्सेलेरेशन हो रही है पता है, बट कौन करा रहा है एक्सेलेरेशन ये नहीं पता था। अब ये चैप्टर है, एक्चुअली फोर्स है ना जो वो एक्सेलेरेशन कराती है, तो इस चैप्टर में हम सारा रीजन पढ़ेंगे बेसिकली कि ये मोशन हो क्यों रहे हैं, ठीक है, ये मोशंस करा कौन रहा है, और ये सब हम इस चैप्टर में कवर अप कर लेंगे अपना सारा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलता है। आई होप आपको समझ आया हो आज का लेक्चर। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट।